वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। राम राम भाई सभी को। वायरल चल रहा है तो तबीयत ज़्यादा डाउन है, इसलिए हो सकता है एक आधी वीडियो डिले हो जाए, बट कोई नहीं, कोशिश कर रहा हूँ। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ज्योमेट्री पार्ट 9, और गला खराब है तो आवाज़ भी हो सकता है कि थोड़ी सी कम आए, ठीक है। ज्योमेट्री पार्ट 9 में जब हम बात करेंगे तो पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को सिखाया था पहले तो कि मीडियन, ठीक है ना, मीडियन से सेंट्रोइड, फिर एल्टीट्यूड से ऑर्थो सेंटर, एंगल बाइसेक्टर से इन सेंटर, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से सर्कम सेंटर। वहां पर आप लोगों ने सारी की सारी प्रॉपर्टीज भी सीखी थी। आज एक बारी सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगा कि पोजीशंस ऑफ सेंटर्स ऑफ अ ट्रायंगल इन डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है, वो देखिएगा एक बारी, ताकि आप लोगों को चीजें वहां से थोड़ा सा क्लियर हो जाएं कि हम पोजीशंस देख लें। तो देखो भाई, पोजीशंस का मतलब मेरा क्या मतलब है वो भी सुनिएगा। देखो भाई, जैसे हमने पहले लिखा कि सेंट्रॉइड, यहां लिख देते हैं, ठीक है ना, ऑर्थो सेंटर हम यहां लिख देते हैं, ठीक है, और ठीक है, ठीक है, सर्कम सेंटर हमने यहां लिख, चार ही है। सेंट्रोइड होता है आपका, ऑर्थो सेंटर होता है, इन सेंटर होता है और सर्कम सेंटर होता है। मैं हाथ से लिख के इसलिए करवा रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छे समझ आए। टाइप करवा के पढ़ाने में ना फिर वो मजा नहीं आता, लगता ही नहीं है कि हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना। देखो सबसे पहले मैं एक्यूट ट्रायंगल बना रहा हूं, ठीक है। एक्यूट ट्रायंगल, एक्यूट ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जहां पर कि तीनों के तीनों एंगल 90 डिग्री से कम होते हैं, ठीक है। एवरी एंगल शुड बी लेस देन 90। तो जब भी कभी सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर इनकी बात आती है तो ये भाई साहब हमेशा कहीं ना कहीं ट्रायंगल के अंदर ही होंगे। दो चीजें होंगी, सेंटर इनसाइड ऑन द ट्रायंगल या आउटसाइड, तीन पोजीशंस बनती हैं। तो एक्यूट ट्रायंगल आप लोगों ने देख लिया। एक्यूट में चलो राइट की ओर बात करते हैं। ये राइट ट्रायंगल है। जब राइट ट्रायंगल पर हम सेंट्रोइड की बात करेंगे तो बीच में ही आएगा, परंतु जब हम ऑर्थो सेंटर की बात करेंगे तो राइट ट्रायंगल में जो ऑर्थो सेंटर होता है ना, वो राइट एंगुलर वर्टेक्स पे होता है। प्लीज इसका ध्यान रखिएगा। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें लाइन होती है, ऑर्थो सेंटर लाइज ऑन अ राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होगा आंसर? ऑन राइट एंगल ट्रायंगल, ये होता है, ठीक है भैया जी।
ओके, इन सेंटर की बात करें अगर हम, ठीक है, इन सेंटर की अगर हम बात करें तो वो इनसाइड ही होता है। और हम सरकम सेंटर की बात करें, सरकम सेंटर की बात करें, और वो भी किसमें, राइट एंगल ट्रायंगल में। तो जो सरकम सेंटर होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, वो हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर होता है। हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर होता है। किस पर होता है, हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर होता है। ठीक है, हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर होता है। जो सरकम सेंटर होता है वो हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर होता है। यह आपको ध्यान रखना है। चलिए हम बात करते हैं अब एक और ट्रायंगल की, जिसे हम ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बोलते हैं। जिसे हम ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, जहां एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है। तीन ही कंडीशन पे आते हैं सेंटर्स हमारे, तीन ही कंडीशन चेक होंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल पे, राइट एंगल ट्रायंगल पे और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल पे। ठीक है, ऑब्ट्यूज पे। ठीक है, ध्यान रखना। सेंट्रॉइड इनसाइड और इन सेंटर भी इनसाइड। तो दो सेंटर्स ऐसे हैं, सेंट्रॉइड और इन सेंटर, जो तीनों के तीनों टाइप्स के ट्रायंगल में अंदर होते हैं, इनसाइड होते हैं। चलो, ऑर्थो सेंटर, ये ध्यान देने वाली बात है। अब देखो डायग्राम थोड़ा सा टेढ़ा बनने वाला है, क्योंकि यहां हमने एक डायग्राम बना दिया गलती से। मतलब मैं बता भी देता हूं, ये एक्चुअली मैं इसको साइड करके दिखाता हूं। यहां बना रहा हूं सिर्फ इसे, इसको ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर का आपको कैसे पता चलता है। देखो ये होता है, यहां यहां होता है ऑर्थो सेंटर। ठीक है, ये ऑर्थो सेंटर होता है इधर, मतलब आउटसाइड द ट्रायंगल जस्ट बिलो द ऑब्ट्यूज एंगल। जो ऑर्थो सेंटर होता है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में, वो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल के जस्ट नीचे होता है और आउटसाइड द ट्रायंगल। तो ये होता है आउटसाइड द ट्रायंगल। ठीक है, देन हम बात करते हैं अब सरकम सेंटर की। तो सरकम सेंटर क्या होता है सर? ये बैठा आउटसाइड द सर्कल, सॉरी आउटसाइड द ट्रायंगल, अबव द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल, वहां होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो कई बार इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं भाई, और बिल्कुल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो बड़ी बड़ी स्टेटमेंट में ना, तो क्वेश्चंस जो है आपके फंस जाते हैं कई बार। फिर हमारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस जो है वो गलत हो जाते हैं, और फिर हमें बड़ा परेशानी होती है, बहुत ज्यादा। डन। तो आप लोगों को पोजीशन ऑफ सेंटर्स का भी पता चलेगा, नोट बना लेना है इनके। ठीक है, कि सेंट्रॉइड जो होगा वो
चाहे आपका एक्यूट ट्रायंगल हो, चाहे आपका राइट ट्रायंगल हो, चाहे आपका ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हो, इनसाइड द ट्रायंगल होता है। ऑर्थो सेंटर, याद रखना, मेन ऑर्थो सेंटर। अच्छा एक और बात, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में सारे के सारे अंदर होते हैं, ठीक है। राइट ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर राइट वर्टिसिस पर होता है, और ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में जस्ट बिलो द ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होता है। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होता है आउटसाइड, इन सेंटर अंदर ही होता है। सर्कम सेंटर आपको पता है राइट ट्रायंगल में यहां और ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में बाहर। अब हम बात करते हैं, देखो मैंने आप लोगों को अब बहुत अच्छे से चीजें सिखाई, इनके क्वेश्चंस मैं एक साथ कराऊंगा, क्वेश्चंस में सारे इनके एक साथ कराऊंगा इन प्रॉपर्टीज के, ताकि आप लोगों को कोई तकलीफ का सामना ना करना पड़े, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो ना मिक्स होकर आती हैं क्वेश्चंस में। अब दो चीजें और सीख लो बस, ठीक है, दो चीजें और सिखाऊंगा आज की क्लास में, देन हम लोग नेक्स्ट क्लास से सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। बस प्रॉपर्टीज को नोट कर लेना अच्छे से। अब आज हम सीख रहे हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। आप कहोगे सर इक्विलेटरल ट्रायंगल तो यार बड़ा आसान होता है, हमने तो सीखा हुआ बचपन में। क्या होता है, तीनों साइडें बराबर होती हैं, हर एंगल 60 डिग्री का होता है, पैरामीटर को कोई जरूरत ही नहीं है, तीनों साइडों को जोड़ देंगे तो 3a होता है, और एरिया √3/4a² होता है। ये हमारी अपनी थॉट प्रोसेस होता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इक्विलेटरल ट्रायंगल एक डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रायंगल है, उसको पूरा का पूरा एलबोरेट करके आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, तो आपको पता लगेगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल भी कुछ चीज होती है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग। बात करते हैं हम लोग क्या हुआ, ठीक है। हम बात करते हैं आज इक्विलेटरल ट्रायंगल की। तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विलेटरल ट्रायंगल बड़ा आसान होता है कि हाँ सर यार इसमें तो कुछ होता ही नहीं है। अब थोड़ा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेना। इक्विलेटरल ट्रायंगल को हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। अब एक एक चीज समझना। यह है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ए बी सी, तीनों एंगल इक्वल होते हैं, ए बी सी ए सी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ईच एंगल इज इक्वल टू व्हाट, 60 डिग्री। ईच एंगल इज इक्वल टू व्हाट, 60 डिग्री। पहली कंडीशन। ठीक है, पहली कंडीशन, तीनों के तीनों एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, दूसरी, हमने इसकी साइड ए मान ली, ए मान ली। सबसे पहले हमने वहां से एक मीडियन ड्रॉ किया, मीडियन यहां आ गया, और ये इस पर 90 डिग्री ही बनाएगा, क्योंकि इसकी साइडों को दो बराबर हिस्सों में बांट देगा। a/2। चलो मैं एक बात वैसे बता देता हूं, मैं तुम्हें चलो अभी पूरा सिखाता हूं। मैंने ना कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया, एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया। अब आप जानते हो ये 60 डिग्री है, हाँ सर, तो मैंने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तो ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री हुआ। एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो ऑटोमेटिकली ये 90 डिग्री हुआ या नहीं हुआ, ऐसे समझो, आप ज्यादा बेटर समझेगा। मैंने क्या किया, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ना एक एंगल ए से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री है ही इक्विलेटरल ट्रायंगल की वजह से, तो ऑटोमेटिकली ये कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ। तो ये हमने साइड ले ली डी। अब पूरी बात को सुनो, तो इसका मतलब सबसे पहले मैंने एडी को माना था एंगल बाइसेक्टर माना था।
फिर मैंने देखा वो 90 डिग्री बन गया, मतलब की बात हो गई कि वो एल्टीट्यूड भी बन गया। ठीक है जी। अब हमने देखा ये ए है, ये 90 डिग्री है, सेम ये भी 30 डिग्री है, और यहां से ये भी 60 डिग्री है। ये दोनों साइडें कॉमन है, ये दोनों कॉमन और इक्वल भी है, तो ये तो कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल हो गया। तो ये दोनों साइडें भी इक्वल होंगी, तो इसका मतलब ये वाली साइड a/2 होगी और ये वाली साइड भी a/2 होगी। इसका मतलब तो ये मीडियन भी है। अब एल्टीट्यूड के साथ साथ मीडियन भी है, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक लौता ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें जो एक इनसाइड वाली लाइन होती है वो एंगल बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड, मीडियन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ही पर अप्लाई होती है। ठीक है, डन। तो अब आपको एक बात बताओ, अगर मैं इस राइट ट्रायंगल में इसकी हाइट निकालना चाहूं, हाइट मतलब h, तो वो कैसे निकलेगी? हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस में बेस का स्क्वायर और अंडर द रूट। और जब आप यहां से सॉल्व करोगे तो अंडर द रूट 3a/2 आएगा। जब आप यहां से सॉल्व करते हो तो अंडर द रूट 3a/2 आता है। तो दिस इज द हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। डन सर। अब हम बात करते हैं, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू में बेस, बेस ए है और हाइट है इसकी √3/2a। अब मल्टीप्लाई कराऊंगा तो √3/4a² एरिया आएगा या नहीं आएगा? मल्टीप्लाई कराऊंगा तो एरिया √3/4a² आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। देखो ध्यान से, ठीक है। आप कहोगे हाँ सर, तो एरिया निकालने का भी फॉर्मूला पता चल गया, हाइट भी पता चल गई। चीजें हैं, अभी ध्यान से समझना, बहुत सारी चीजें बताऊंगा इसमें। ठीक है कि हाँ एरिया कैसे निकलता है, हाइट कैसे निकलती है। डन। चलो अब एक और चीज आते हैं, इधर आते हैं। अब भाई बात है ये ऐसी कि जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये वाली लाइन मीडियन, एल्टीट्यूड वगैरह सब कुछ है, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, और ये हो, तो अब आपको अपने आप में ही दिमाग लगा लेना है कि जो ये ओ है वो सेंट्रॉइड है, तो दैट मीन ए ओ और ओ डी को वो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। सेंट्रॉइड डिवाइड द मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1। ऑर्थो सेंटर है तो एंगल BOC प्लस एंगल A मस्ट बी 180 डिग्री। बता पूछता कैसे? आओ,
ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है, 30 30 60, तो ये एंगल 120 डिग्री हुआ, और वो 60 है। अगर मैं इस ऑर्थो सेंटर ले रहा हूं तो दोनों सप्लीमेंट्री पेयर बना रहे हैं, 120 जमा 60 180 डिग्री होता है सप्लीमेंटर की वजह से। देन अगर इन सेंटर है तो वही बात, एंगल बी ओ सी इक्वल टू 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए होगा। बिल्कुल, बी ओ सी कितना 120 डिग्री है। अब देखो बेटे 90 डिग्री में हाफ जोड़ दूं अगर 60 डिग्री का, तो आ रहा है पूरा। डन। अगर हम बात करें ऑर्थो सरकम सेंटर की, अगर हम बात करें सरकम सेंटर की, तो एंगल बी ओ सी ट्वाइस ऑफ एंगल ए है। बिल्कुल देख लो। अब देखो खुद इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर पे सेंट्रॉइड की, ऑर्थो सेंटर की, इन सेंटर की, सरकम सेंटर की सारी प्रॉपर्टी सेट होती है। तो ये एक लोता ट्रायंगल हुआ जिसमें एक ही पॉइंट पर सारे के सारे सेंटर अप्लाई हो जाते हैं। अब जब ऑर्थो सेंटर भी इस पे अप्लाई होता, सॉरी इन सेंटर भी अप्लाई होता और सरकम सेंटर भी अप्लाई होता, तो थर्ड कंडीशन क्या बनती है वो देखो। देखो ये एक सर्कल है, मान लो इसमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया, ठीक है। और इसी में सही बना नहीं गया। देखो ये बन गया पूरा कंफर्म। क्या अब इसका मतलब पता है क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें सरकम सेंटर और इन सेंटर या सरकम सर्कल और इन सर्कल एक ही ट्रायंगल में बन सकते हैं। ऐसा ट्रायंगल सिर्फ एक ही होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इधर से आ जाओ, ये सेंटर हुआ, ये इन रेडियस हुई, और यहां से लेकर यहां तक की लेंथ की ये सरकम रेडियस हुई। अब इसको निकालना सिखा रहा हूं इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्मेट पे, और जो फॉर्मूले हमने लिखवाए थे वहां से भी मैं इसको प्रूफ करूंगा। अब जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की ये जो हाइट होती है वो √3/2a होती है।
देखो हमने यहां प्रूफ किया था √3/a2 होती है। अब मैं ये जानता हूं कि जो पूरी हाइट है ये लाइक ए बी सी और डी, तो ये तो याद ही हो गया भाई, ए ओ और ओ डी में जो रेशियो होती है वो क्या होती है भाई, 2:1 होती है, क्योंकि ओ सेंट्रोइड भी होता है। चलिए ए ओ निकालते हैं। ए ओ मतलब है 2/3 हिस्सा, विच इज √3/2a। 2 से 2 काट दो, √3/3a। √3 से ऊपर नीचे जब आप इंटू कराओगे ना तो ये a अपॉन में √3 आ जाएगी। तो भैया a अपॉन में √3 लेंथ आ गई AO की, और जो AO है ऑब्वियसली बात है OB की भी बराबर होता है। तो आप इसको ये भी तो कह सकते हो, ये हमारे पास क्या हुई, सरकम रेडियस हो गई a अपॉन में √3। हाँ सर सरकम रेडियस हो गई, कोई नहीं। अब सरकम रेडियस का जो बेसिक ट्रायंगल वाला फॉर्मूला था वो मैंने क्या लिखवाया था, सिंपल, कि a इंटू बी इंटू सी अपॉन में 4 टाइम्स ऑफ एरिया। 4 ये हर किसी ट्रायंगल पे चलता है। आ जाओ, तो यहां पर त्रिभुज की तीनों साइडें तो a ही है, तो a लिख दिया। 4 यहां लिखा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या अब हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो √3/4a² है। भाई जिस ट्रायंगल की बात करेंगे उस ट्रायंगल का एरिया लिख देंगे हम यहां पर। अब यहां से चेक कर देते हैं भाई, 4 से 4 काट दिया, a² से 2 बार a कट गया, तो खुद चेक कर लो, यहां से भी a अपॉन √3 आ गया। दोनों चीजें प्रूफ हो गई आराम से। चलिए इसी को हम लोग बात करते हैं यहां से OD। अब OD की लेंथ है तो 1/3 हो जाएगी, वैल्यू √3/4a² की है। ठीक है जी, हाइट का लेंगे ना √3/2a। अब √3 से ऊपर नीचे इंटू कराएंगे, मैं तो करा के दिखा देता हूं। ये रही, ठीक है, तो ऊपर हो गया 3/6 a/√3, 3 दूनी 6, तो a अपॉन में 2√3, और ये इन रेडियस हो गई, और ये क्या हो गई हमारे पास, इन रेडियस हो गई। अब देखो जनरल फॉर्मूला क्या था, एरिया अपॉन में सेमी पेरीमीटर विच इज √3/4a², और सेमी पेरीमीटर तीनों भुजाओं का जोड़ डिवाइड बाई 2, √3/4a² है, 2 ऊपर नीचे 3a। क्लियर? we got √3a डिवाइड बाई 6, √3 से ऊपर √3 से नीचे, तो 3 दूनी 6, तो मेरे पास आ गया a अपॉन में 2√3। डन। तो हमने दोनों तरीके से प्रूफ कर लिया कि हम इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्मेट से भी जब चेक करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आती है, और जो इन रेडियस और सरकम रेडियस का जनरल फॉर्मूला है उससे भी चेक करते हैं तब भी हमारे पास यही चीज आ जाती है। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ? तो देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितनी सारी चीज बताने में तो मैं 10 मिनट में बता देता, बट आप लोग इसको प्रूफ के साथ सीखने की कोशिश करोगे तो चीजें सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाती है। अभी बड़े ध्यान से समझना कुछ और चीजें भी, ठीक है?
पानी ला दे गरम। हाँ गरम गरम पानी, इसमें तेज नहीं, ठीक, हाँ गरम सा है। ओह। हम्म 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 हम्म। गिलास लोटे में ले, ज्यादा गर्म नहीं, नमक डलवा के थोड़ा, ठीक है। तो अब इसमें ना एक दो चीजें और भी हैं, उनको भी समझना जरूरी है, ठीक है। माफ करना मैं थोड़ा आराम से पढ़ा रहा हूं, तो प्लीज। तो अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, यहां से तुम्हें चीजें समझ में आ गई कि ये होता है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की सरकम रेडियस और इन रेडियस में जो रेशियो होती है ना, वो 2:1 होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की सरकम रेडियस और इन रेडियस में जो रेशियो होती है प्यारे बच्चों, वो क्या होती है? 2:1 होती है, ठीक है। एक और फॉर्मूला भी है इसी को चेक करने का, ऐसा भी मिल जाता है कई बारी स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस में, वो एक स्टेटमेंट दे देगा, अब आपको फॉर्मूला याद रहेगा। मान लो वो दे देता है कि सरकम रेडियस ऑफ अ ट्रायंगल इज दिस, इन रेडियस ऑफ अ ट्रायंगल इज दिस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब तुम्हें तो फॉर्मूला ये वाला याद है, अब वो ये ना देकर क्या कह सकता है वो भी सुन लो। वो यहां लिख सकता है, देखो, ए अपॉन में 2 sin A 2 sin B 2 sin C, वो ये भी लिख सकता है। दिस इज ऑल्सो सरकम रेडियस। इसको आप कैलकुलेट करोगे ना, ये सरकम रेडियस ही है इक्विलेटरल ट्रायंगल के कारण। तीनों के तीनों एंगल्स एक ही होते हैं, 60 डिग्री होता है। देखो ए यहां लिख दिया, 2 यहां लिख दिया। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। 2 से 2 कैंसिल करूंगा, चेक करो ए अपॉन √3 आ रहा है या नहीं आ रहा जनाब। वो खेल तो आपके साथ कुछ भी खेल सकता है। रे बाबू आ जाओ, इधर आ जाओ। वो कह सकता है इन रेडियस, ऐसे भी दे सकता है, देखो ऐसे लिख के दे देगा वो कि साइड मतलब ए 4 sin A, दैट्स इट। या साइन थीटा लिख दे। अब बात इक्विलेटरल ट्रायंगल की चल रही है और थीटा होता ही 60 डिग्री है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, तो a अपॉन में 2√3 आ जाता है। तो ऐसे भी दे सकता है। तो इन चीजों को भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि आप इन चीजों को छोड़ दोगे। बोलो क्लियर हुआ यहां तक? अभी और भी है, मजाक नहीं, अभी और भी चीजें हैं इसमें, ठीक है। चलो अब आगे आ जाते हैं भाई हम। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की सरकम रेडियस और इन रेडियस में रेशियो तो हो गई 2:1। कई बार पूछ लेगा द रेशियो बिटवीन द एरिया ऑफ सरकम सर्कल टू इन सर्कल। डेल मतलब एरिया है, तो भाई इसका स्क्वायर कर देंगे तो 4:1 आ जाएगा। जब इसका स्क्वायर कर देंगे तो भैया हमारे पास क्या आ जाएगा? 4:1 आ जाएगा। इसको बोलते हैं एरिया ऑफ सरकम सर्कल डिवाइड बाय एरिया ऑफ इन सर्कल। एरिया ऑफ सरकम सर्कल डिवाइड बाय एरिया ऑफ सरकम सर्कल। मैं लिख देता हूं एरिया ऑफ सरकम सर्कल इन सर्कल। तो रेशियो क्या बनती है मेरे भाई बच्चे? 4:1 बनती है। तो अब यहां तक तो देखो कोई तकलीफ नहीं है, मैंने तुम्हें सारी चीजें बता दी,
ठीक है। अब इसमें ना एक चीज और आती है बहुत बढ़िया, एक क्वेश्चन भी बनता है और उसको सिखा भी देता हूं। कहता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, परफेक्टली मतलब फॉर्म है इक्विलेटरल ट्रायंगल पे, और इसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में कोई एक पॉइंट है, कोई एक सर्टेन पॉइंट है, ठीक है, कोई भी एक सर्टेन पॉइंट है, उस पॉइंट से तीनों साइडों पर एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया। अब वो ये अलग है और तीनों के तीनों एल्टीट्यूड की लेंथ सेम है नहीं, अलग अलग है। अब की बार वो कह रहा है कि मान लो P1 P2 P3, अब बात को समझना, ये तीनों अलग अलग हैं, तीनों की लेंथ अलग अलग है, क्योंकि अगर ये तीनों की लेंथ सेम होती तो बात वही बन जाती ना, फिर तो वही सेम हो जाता, वो तो कोई सेंटर वाली बात आ जाती। बट नहीं, वो कहता है कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो, फॉर एनी पॉइंट, फॉर एक जनरल पॉइंट ले लो भाई, कोई एक जनरल पॉइंट हमने उठा लिया, यहां से उठा लिया, यहां एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया, हेलो, हाँ, अरे कब आएंगे वो, क्या तू तो बता रहा था, आके घर आ जा, तो घर आ जा, अपना करवा लेगा, मेरे सारे बीमार पड़े हैं। बूझ ले भाई, यस्त मेरी क्या हालत थी कल, 2 दिन तो बेड पर पड़ा हूं मैं कती, अरे मैं तो कती बेड पर पड़ा हूं भाई, बेड रेस्ट है मेरा तो कती। तो मर गया, अरे भाई ना, इतने खतरनाक होते हैं ना ये छोटे भाई, भाई भगवान कसम, इन्हें जब पैसे चाहिए होते हैं ना, या इन्हें जब कपड़े चाहिए होते हैं बड़े के, या इन्हें गाड़ी चाहिए होती है, ये इतना प्यार जताते हैं, इतना प्यार जताते हैं, होए मैं ऐसा लगता है कई बारी कि इनके अंदर ना माँ बाप दोनों इनके अंदर ही है, परमात्मा साक्षात इनके अंदर उस समय दिखाई देता है जब इन्हें जरूरत होती है। और जब बड़े भाई को इनकी जरूरत होती है ना, इनको फोन करते रहो भाई साहब, मैं कहता हूँ 10-10 घंटे बाद देखकर फोन करेंगे, ओह भाई तेरा फोन था, और इनकी गर्लफ्रेंड का फोन आ रहा हो ना इनके पास, तो भगवान कसम ये 1 सेकंड भी लेट नहीं उठाएंगे फोन। मैंने सुबह फोन करा होगा इसको 7 बजे, और देखो कसम से यार खतरनाक है। तुम्हारे भी भाई होंगे ना ऐसे ही। मैंने रात को फोन करा, मैं कहा भाई मेरे को डॉक्टर को दिखा के ले आइयो, मैं कहा चलो इसको फोन करते हैं ये ले चलेगा, भाई सब बंदे ने फोन ही नहीं उठाया। फिर दूसरे वाले भाई ने भाई को उठाया, बुलाया, वो ले, और वो भी क्यों दिखा के लेके गया, क्योंकि वो गाड़ी लेके गया हुआ था घूमने के लिए, कहता है मैं आ जाऊंगा 10 बजे। ठीक है भाई, खतरनाक है यार सही में भाई को, बट कोई नहीं यार, भाई भाई होते हैं यार, उनसे बढ़कर कुछ है ही नहीं। देखो भाई बच्चों, ए बी और सी, ठीक है, ये डी, ये ई और ये एफ, देखो ये एल्टीट्यूड है, ये इसका एल्टीट्यूड और ये इसका एल्टीट्यूड। बहुत प्यारा सवाल बनता है ये, बहुत ही प्यारा, सारी साइडें ए है। अब क्वेश्चन कहता है ऐसा देने के बाद, कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्वेश्चन को पहले पूरा समझो क्या कह रहा है, कह रहा है ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, देयर इज अ सर्टेन पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल, जहां से तीनों साइडों पर एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया, जहां से तीनों साइडों पर एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, जिसकी लेंथ P1 P2 P3, या ऐसे ही दे देगा रैंडमली, कोई डिजिट भी दे सकता है वो आपको, 2 है 4 है 6 है, ठीक है, ऐसे भी दे सकता है। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब यार एक बात बताओ, देखो कोई भी ट्रायंगल आपके सामने आ जाए, थैंक यू भाई, तू सबसे प्यारा भाई है मेरा यार सच में, बाकी सब बेकार है। अरे भाई तो बड़ा छोटा सा भाई है मेरा, ये पढ़ रहा है बैठ के, कितनी सेवा करता है मेरा ये। तू बड़ा होके करेगा मेरी सेवा या नहीं करेगा?
अच्छा, हाँ, नमक का पानी। ओहो हो, चलो ठीक है। तो देखो बेटा, इसका नाम ओ है। अब यार एक बात बताओ, कोई भी एक ट्रायंगल उठा लो, दुनिया का कोई भी ट्रायंगल हो, अगर आपको उस ट्रायंगल की हाइट पता हो, याद रखना जिस जिस साइड पर 90 डिग्री बनाएगा वो बेस होती है और ये हाइट है। तो एरिया हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट से निकल जाता है। तो अगर मैं एरिया इस वाले ट्रायंगल का निकालूंगा तो हाफ ए इंटू में P1 आएगा, ऐसे ही हाफ इंटू में ए इंटू में P2 आएगा, हाफ इंटू में ए इंटू में P3 आएगा। ठीक है यार, ये टोटल रिक्वायर्ड एरिया आ गया। सबको जोड़ दो भैया, तो A/2 यहां आ गया और ये P1 प्लस में P2 प्लस में P3 आ गया। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब मान लो इसी में वो बोले साइड निकालना है, लिख ली कोशिश कर। इसी में वो बोले कि साइड निकालनी है, साइड। तो भैया साइड कैसे निकालेंगे वो बता देता हूं यहां पर। भाई एरिया क्या होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, √3/4 होता है। और यहां से एरिया आ गया ये A/2, P1 प्लस में P2 प्लस में P3 आ गया। डन भाई। नाउ सॉल्व करो, यहां से हाइट निकालते हैं। देखो इससे ये कैंसिल हो गया, उठाकर वहां ले जाओ तो ये आ जाएगा भाई आपके पास 4/√3 इंटू में 1/2 P1 प्लस P2 प्लस P3, 2 2 जा 4, तो इट्स 2/√3 सम ऑफ ऑल द एल्टीट्यूड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो विच इज 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3। कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो दिखाई दिया कुछ? इक्विलैटरल ट्रायंगल वो नहीं है कि जो हम सोचते हैं कि चलो भाई छोटे मोटे हिस्से में काम चल जाएगा। तो कभी कभी चीजें तो बहुत है। अभी इसमें इससे तगड़ा, इससे भयंकर तो राइट ट्रायंगल है। तो देख लो एक बारी पहले इसको अच्छे से। चलो चलो, अब इसी में अगर हम उसी केस में इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट h मान लेते हैं। लेट हाइट ऑफ एन हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज h। हाइट अगर मैं h मान लूं तो उस इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ इंटू में a इंटू में h, और वहां से है आया हुआ है A/2 इंटू में P1 प्लस में P2 प्लस में P3। ये भी बहुत शानदार सवाल बनता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है। सर A से A, 2 से 2 कट गया, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो हाइट होती है ना
उन तीनों परपेंडिकुलर्स के सम के बराबर होते हैं। ये की यूनिक चीज होती है बिल्कुल ही, जो कि हम लोग प्रूफ के साथ ही पढ़ पाते हैं, वरना हम लोगों के माइंड डाउट रह जाता, रटते रह जाते हैं, चीजें पल्ले नहीं पड़ती हमारे को। देख लो, ठीक है। अब इसी के साथ एक और कंसेप्ट है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, और वो कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही है, ठीक है। ध्यान से देखना, क्या पढ़ाने जा रहा हूं उसको समझ लेना। हाँ, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के बाहर बन नहीं रहा यार, ये को मैं अलग से बनाऊंगा इसको, वो नहीं पल्ले पड़ेगा नहीं। अब डायग्राम सेट बन नहीं रहा, मतलब ये डायग्राम इस तरीके से बनता है कि वो इन सबको टच करता हुआ जाता है सर्कल एक। तो बाद में बनाऊंगा, रुको डायग्राम इसका बनवा के बताऊंगा। इसको एक सर्कल बोलते हैं वैसे, सुन लो पहले मेरी बात। मतलब जैसे आपने देखा ना सर्कल के सरकम रेडियस, और जब आप इन रेडियस में बात करते हो रेशियो आती है 2:1, तो दो तीन सर्कल बनते हैं। एक एक्स सर्कल भी होता है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल के बाहर बनता है, ठीक है। तो उसमें देखो इन रेडियस, सरकम सर्कल और एक्स सर्कल, फिर जो रेशियो में होती है वो होती है 1:2:3। डायग्राम बन नहीं रहा ना, मेरे हाथों में भी दर्द बड़ा हो रहा है, बन नहीं रही चीजें, तो बता दूंगा बाद में मैं ये क्या होता है प्रूफ करके। तो 60 डिग्री एंगल का ही सारा गेम है इसमें, 60 और 30 डिग्री एंगल का, ठीक है। ये ध्यान रखना बस, एक एक्स सर्कल की जो रेशियो हो जाती है वो 1:2:3 तक पहुंच जाती है, ठीक है। तो ये हमने पूरा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को ब्रीफ कर लिया सारा, ठीक है। अभी हम इसी में पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम आते हैं राइट ट्रायंगल पे। हाँ, चलो अब यहां देखिएगा,
अब इसमें भी बच्चों को लगता है कि सर ये भी बहुत छोटा सा है, इसमें भी ऐसा कुछ खास तो होता नहीं है, बट आप इसको क्यों बता रहे हो? तो वो आपको दिखाई देगा जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल में आंखें फटी उससे ज्यादा फटेंगे यहाँ पर, ये उसका ही बाप है। देखो यहाँ देख, राइट ट्रायंगल। अब राइट ट्रायंगल कौन सा होता है? इसको बोलते हैं हम राइट ट्रायंगल, ठीक है ना, जिसमें ये एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है और ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ठीक है ना, मतलब ABC डाल देता हूं पहले तो मैं, ABC, ठीक है। अब ये क्या है? परपेंडिकुलर है, ये क्या है? बेस है, और ये क्या हमारी हाइपोटेनस है। डन। अब हम जानते हैं पहली चीज कि एरिया जो होता है वो हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट होती है। हम जितनी चीजें हमारे बस की है ना, उतनी चीजें सीखते हैं एक्चुअली। एरिया होता है राइट ट्रायंगल का हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। दूसरा हमें यह पता होता है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू होता है हाइपोटेनस स्क्वायर। दूसरा ज्यादा से ज्यादा हमें इसमें पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पता होता है। इससे ज्यादा ना हम लोग कभी इसमें सोचते ही नहीं है, कभी भी हम इसमें कभी एक्स्ट्रा दिमाग दौड़ाते ही नहीं है। हम लोगों को लगता है चलो यार ये बात ठीक है, यहीं तक छोड़ देते हैं हम और बस चल लेते हैं। अब ऐसे नहीं होता। आओ देखो दिखाता हूं। देखो ये राइट ट्रायंगल हुआ। अब इस एक पॉइंट से ये वाला डिस्टेंस और इसी पॉइंट से ये वाला डिस्टेंस और इसी पॉइंट से ये वाला डिस्टेंस सेम होता है। तो जो ये पॉइंट होता है ना, ये कहलाता है सेंटर। ठीक है, ये क्या कहलाता है? सेंटर। और ये जो बाहर का सर्कल होता है, आप सभी को पता है, इसे हम कहते हैं सरकम सर्कल। तो कहने का मतलब ये हुआ, जो सरकम सर्कल राइट ट्रायंगल का होता है उसका सेंटर बिल्कुल हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर होता है। पहला पॉइंट। आओ प्रूफ करके दिखाता हूं। जनरल फॉर्मूला सरकम रेडियस का होता है त्रिभुज की तीनों साइडों का मल्टीपल ऑब्लिक में 4 टाइम्स ऑफ एरिया। अब तीन साइड हम जानते हैं, परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है, हाइपोटेनस होता है। तो भैया परपेंडिकुलर इंटू में बेस इंटू में हाइपोटेनस, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू में बेस इंटू में परपेंडिकुलर। तो बेस से बेस गया, परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर गया, 2 से 4 गया। तो फाइनली व्हाट वी गेट? h अपॉन में 2। तो h अपॉन 2 इज व्हाट? हाइपोटेनस का हाफ। तो ये हाइपोटेनस का हाफ हुआ या नहीं हुआ? तो ये हाइपोटेनस का हाफ हुआ या नहीं हुआ? आपको दिखाई दे रहा है? हाँ सर, ये तो हाइपोटेनस का तो हाफ है। तो लॉजिक क्लियर? ठीक है, चलो। तो एक तो ये चीज समझ में आ गई हमारे को कि हाँ भाई, जो सरकम रेडियस होती है वो ये होती है। ऑल्टरनेट में अगर मैं मान लूं, इस तरीके से मानूं कि इस साइड को, ए के सामने वाली साइड को मैं ए मान लूं,
सी के सामने वाली साइड को मैं सी मान लूं, बी के सामने वाली साइड को मैं बी मान लूं, तो भी आप आराम से इसको चेक कर सकते हो। ए है, बी है, सी है, 4 टाइम्स ऑफ एरिया फिर वहां से आएगा, हाफ इंटू में सी इंटू में ए आएगा। चेक दोनों से करो, कोई दिक्कत नहीं है। सी ए से सी ए कैंसिल, अरे 2 कैंसिल, तो भी आप चेक कर रहे हो तो b/2 आ रहा है। b/2 इन द सेंस b क्या है, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल, तो लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट ट्रायंगल का हाफ इज द सर्कम रेडियस। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का आधा ही एक समकोण त्रिभुज पर बने परिवृत्त की त्रिज्या कहलाती है। डन हो गया, क्लियर, कोई डाउन नहीं। अब हम बात करते हैं एक और चीज की। आप कहोगे सर क्या, मगर आओ देखते हैं। सर चलो, ये हमारे पास इन रेडियस बन गया, इन सर्कल बन गया। अब बेटा इसकी रेडियस निकालते हैं। अब देखो इसकी रेडियस हम जानते हैं क्या होता है, डेल अपॉन में सेमी पेरीमीटर होता है। ठीक है, डेल, अगर मैं ऐसा लेके चलूं, मैं परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस लेके चल रहा हूं, ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि अगर हम लोग लेके चले एबीसी तो एबीसी आप पता नहीं किसको मानो। ठीक है, तो डेल क्या हुआ, हाफ इंटू में परपेंडिकुलर इंटू में बेस हुआ। सेमी पेरीमीटर क्या हुआ, परपेंडिकुलर प्लस बेस प्लस में हाइपोटेनस का हाफ हुआ। पहले तो यहां तक आ जाओ। ठीक है, 2 से 2 काट दिया, तो परपेंडिकुलर बेस अपॉन में पी प्लस में बी प्लस में एच। तो आप ये भी कह सकते हो कि सर इन रेडियस निकालने का एक ये भी तरीका है। हाँ सर, हम ये भी कह सकते हैं, बट अब मैं आपको एक जनरल तरीका और दूंगा इसका बनाने का, बहुत बढ़िया। रैशनलाइजेशन करेंगे हम, क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन कर देते हैं। ठीक है, यहां आ जाता है, देखो ये P इंटू बी है, हमने क्या किया, परपेंडिकुलर प्लस बेस को यहां रखा, प्लस में हाइपोटेनस रखा। ठीक है, अब हमने गुना कराया, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस में हाइपोटेनस। ठीक है, रेशनलाइजेशन कर दिया, तरीका बता रहा हूं, निकाल रहा हूं, प्रूफ दे रहा हूं, सीधा सीधा भी फॉर्मूला दे दूंगा, फिर बाद में रोओगे कि यार ये क्या कर दिया सर, हमें तो पल्ले ही नहीं पड़ा कुछ भी। वो एक सवाल होता नहीं, आया कहां से, बहुत खतरनाक होता है। अब इन दोनों की गुना कराओ, ए प्लस बी, ए माइनस बी, मतलब ए स्क्र माइनस बी स्क्र होता है, तो इस पे भी स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, पी का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस में 2b पी बी, और यहां माइनस में हाइपोटेनस का स्क्वायर हो गया। अब अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस ये मैं जानता ही हूं, परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर के। ठीक है, तो पी बी का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों इससे कैंसिल हो जाएंगे, फिर ये पी बी को पी बी से कैंसिल कर दूंगा, तो परपेंडिकुलर प्लस में बेस माइनस में हाइपोटेनस का अगर मैं हाफ कर दूं तो डायरेक्ट इन रेडियस आ जाएगी, मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह कुछ कराने की जरूरत नहीं है। बोलो, मैं कुछ भी कराने की जरूरत नहीं है, देख लो।
डन। तो यहां भी आ गया, समझ गए। तो अभी बताऊंगा, देखो दो तीन चीजें अभी सुनना। अभी तक आप लोगों ने दो बातें सीखी है कि सर ये एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है, इसका एरिया होता है हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, ये आपने सीख लिया, जिसमें कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। अगर इसकी सरकम रेडियस निकाली जाएगी तो हाइपोटेनस अपॉन में 2 होगा, और इन रेडियस निकाली जाएगी तो परपेंडिकुलर प्लस में बेस माइनस में हाइपोटेनस और डिवाइड बाय 2 कर दो, तो डायरेक्ट आ जाएगी इसकी इन रेडियस भी। मुझे नहीं लगता इससे बढ़िया चीज तुम्हें कुछ दिखाई भी देगी या कुछ और तुम्हारे को चाहिए भी, ठीक है। अब इसी में एक और चीज बता देता हूं, बहुत बढ़िया। अगर मैं मान लो इसमें एक स्टेप और ले लूं, अगर मैं इस दो को अलग अलग कर दूं और हाइपोटेनस डिवाइड बाय 2 अलग कर दो, आप हो गए हाँ यार, h/2 सरकम रेडियस है, उठाकर यहां ले आऊं तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r परपेंडिकुलर प्लस बेस की हाफ होती है। ये भी एक चीज आ गई तुम्हारे सामने। तो चीजें तो बहुत है भाई, अगर ढंग से पढ़ोगे तो देख लो। ठीक है, तो थ्योरेटिकल पोर्शन पे कि परपेंडिकुलर प्लस बेस इज इक्वल टू होता है ट्वाइस ऑफ कैपिटल R प्लस में स्मॉल r ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल और ऑफ एन राइट ट्रायंगल। तो ये सारी चीजें डेप्थ में इसलिए जा रहा हूं क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में वो आपको कुछ भी दे सकता है। आपको एक ही चीज रटी नहीं होनी चाहिए कि हमें सर हमें तो ये पता है, बस आपने एक फॉर्मूला पढ़ाया था ये वाला हमें याद है। नहीं भाई, आपको राइट ट्रायंगल में आकर देखो ना, कितनी सारी चीजें बदल गई यार। ये कहां पहुंच गया, क्या देगा, ये इक्वल है या नहीं है। सिंपल सी बात है, वो आपको एक चीज बनाकर देगा, ये आपको राइट ट्रायंगल देगा, या P लिखेगा या B लिखेगा या H लिखेगा और लिख देगा कैपिटल R सरकम रेडियस है, स्मॉल r इन रेडियस है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। एक स्टेटमेंट ये दे देगा, कुछ और दे देगा, दो तीन घुमा फिराकर, फिर आप वहां अपना लपटते रहना, फिर मैं क्या ही बोलूंगा। डन, चलें आगे। चलो अब एक और चीज चलते हैं। अब यहां से जब हम राइट ट्रायंगल की ओर आते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि राइट ट्रायंगल में ही है। सर आप राइट एंगल से आपने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, लॉन्गेस्ट साइड पर 90 डिग्री, ए बी सी, और ये पॉइंट ले लिया डी। बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ, मिड पॉइंट पे नहीं है, ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, मिड पॉइंट पे नहीं आएगा परपेंडिकुलर कभी भी, ठीक है। तो अब आपको एक बात बताओ मुझे, छोटी सी चीज, मैं सिमिलैरिटी चेक करूंगा। पहला केस, केस 1 यहां पर देखिएगा, ट्रायंगल ए बी डी में और ट्रायंगल ए बी सी में मैं सिमिलैरिटी चेक करवाऊंगा आपको। देखिएगा, पहले बड़ा ट्रायंगल लिख दिया मैंने, यहां पर ए लिखा, यहां मैंने बी लिखा और यहां मैंने सी लिखा। आपको पता कैसे चलना चाहिए वो बता रहा हूं। सर ये राइट ट्रायंगल है,
अभी फिलहाल में। और मैं अभी ये डिसाइड कर रहा हूँ, इसके एंगल्स को खुद से डिसाइड कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, इसको 60 डिग्री मान लिया और इसको मैंने मान लिया 30 डिग्री। अब आप कुछ भी मान सकते हो, बस इन दोनों का टोटल 90 होना चाहिए। अगर ये 30 है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा। राइट एंगल है ना वो वाला, छोटे वाला भी। ये छोटा भी 90 डिग्री है, यहां से ये 90 है, तो फिर ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा। ठीक है, तो मैंने पहला ट्रायंगल लिया है ए बी सी। ए उठाया, बी उठाया, सी उठाया। अब उसका मैं कंपैरिजन कर रहा हूं ए डी सी से, ए डी और सी से। अब एक बात, बी बड़े वाले में बी 90 का है, छोटे वाले में डी 90 का है। ए 30 का है, ए 30 का है। यहां पर सी 60 डिग्री का है, सी 60 डिग्री का। तो दोनों के दोनों ट्रायंगल मेरे सिमिलर हुए। अब चीजें सिमिलर हुई तो ए बी अपोन में ए डी, बी सी अपोन में डी सी, या हमने क्या लिखा, ए डी सी क्यों लिख दिया हमने, ये ट्रायंगल का नाम ही गलत लिख दिया। ए डी बी आएगा, बी आएगा इधर। तो ए सी अपोन में ए बी बराबर होंगे, ठीक है ना, सिमिलर ट्रायंगल। और इन दोनों को अगर मैं देखने की कोशिश करूं, तो इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो एक प्रॉपर्टी बनती है कि ए बी स्क्वायर बराबर आया ए डी इंटू में ए सी के। पहली लाइन, पहली प्रॉपर्टी सेट होती है कि ए बी स्क्वायर बराबर हुआ ए डी इंटू में ए सी के। क्या क्या हो रहा है, कुछ नहीं आ रहा था, चल कहाँ खांसी की दवाई लेके आ जा। ठीक है, अब देखो ए बी स्क्वायर बराबर होता है ए डी इंटू में ए सी के। ए बी स्क्वायर बराबर होता है किसके भैया, ए डी इंटू में ए सी के। ए बी स्क्वायर बराबर हुआ किसके भैया, ए डी इंटू में ए सी के। ए डी इंटू में ए सी के, पहली प्रॉपर्टी क्या, ए बी स्क्वायर बराबर हुआ ए डी इंटू में ए सी के। ठीक है, अब अगर मैं इसी तरीके से एक और सिमिलरिटी लूं आप लोगों के लिए, यहां ए लिखूं, यहां बी लिखूं और यहां सी लिखता हूं। ठीक है, और ये बी लिखता हूं, डी लिखता हूं और ये लिखता हूं सी। अब देख भाई, एंगल ए 30 डिग्री का है, यस सर, और बी डी सी में बी भी 30 डिग्री आ रहा है। ठीक है, यहां पर बी 90 डिग्री का है और यहां इस छोटे वाले ट्रायंगल में डी 90 डिग्री का है और सी यहां 60 का है और सी यहां भी 60 का है। ये भी तो सिमिलैरिटी बन रही है, बिल्कुल बन रही है। जब सिमिलैरिटी बन रही है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइडों में रेशो भी सेम होगी। तो ए बी अपोन में बी डी बराबर बी सी अपोन में डी सी, ए सी अपोन में बी सी। बोलो भैया बराबर होगी या नहीं होगी, आप कहोगे हाँ सर। इनमें से जो जो दो कॉमन है उनको चेक कर लो। इनमें अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो यहां से दिख रहा है बी सी बराबर ए सी इंटू में डी सी बन रहा है या नहीं बन रहा, आप कहोगे हाँ यार बन तो रहा है। ए सी इंटू में डी सी लिखूं या डी सी इंटू में ए सी लिखूं, एक और बन गई ये। ऐसे ही इन दोनों को भी कंपैरिजन करूंगा तब भी बात वही बनेगी। अब इन दोनों को भी कंपैरिजन कर ही देता हूं तुम्हारे लिए। दो अंदर वाले छोटे छोटे ट्रायंगल्स को देख लेते हैं। यहां से ए डी बी, ए डी बी में ए डी बी में ले लिया और यहां से आएगा फिर बी डी सी आएगा। देखो ए 30 डिग्री, यहां से बी 30 डिग्री, डी 90, डी 90 और ए डी बी में बी 60 डिग्री, यस सर, और डी सी 60 डिग्री। डन। तो यहां से भी
AD अपॉन में BD विच इक्वल टू DB अपॉन में DC विच इक्वल टू AB अपॉन में BC। कोरस्पॉन्डिंग साइडों की बात आ गई भाई मेरे, आप कहोगे हाँ सर आ तो गई। अब बेटा इन दोनों को चेक कर दो, तो अब ये देखेंगे कि BD स्क्वायर बराबर हो गया AD इंटू में DC। ठीक है, अब मैंने तीनों को सिमिलैरिटी से प्रूफ कर दी, बट अब तुम्हें डायरेक्ट क्या देखना है वो देख लो। इधर से एक ये राइट ट्रायंगल है, इस एक राइट ट्रायंगल पर मैंने यहां से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया। ठीक है, एक ये 90 डिग्री एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया इन ट्रायंगल ABC। बस वो आपको ये बोलेगा BD इज परपेंडिकुलर ऑन AC। ठीक है, तो देख एक सिंगल वाई, अब देखो ये 90 डिग्री बना रहा है, तो प्रॉपर्टी याद कैसे रहेगी कि AB स्क्वायर, पहले ये हाफ आएगा AD जहां तक है, एक पहला कदम, फिर ये बड़ा कदम रखेगा, ऐसे याद रखो AD इंटू में AC। दूसरा एल्टीट्यूड है BC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर पहले छोटा कदम CD इंटू में पूरा CA, बात वही है। ठीक है, ऐसे ये भी 90 डिग्री है, तो BD स्क्वायर बराबर दोनों को स्प्लिट कर दो AD इंटू में DC, दैट्स इट। तो AB स्क्वायर बराबर हुआ AD इंटू में AC, BC स्क्वायर बराबर हुआ CD इंटू में CA, और BD स्क्वायर बराबर हुआ AD इंटू में DC। तो एक तो ये मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गई राइट एंगल ट्रायंगल की। देखो राइट एंगल ट्रायंगल में आपने कई सारी चीजें सीख ली, ये चीजों को ना अपने इस दिमाग में घुसा के रख लेना। चलो अब एक और चीज, क्वेश्चन आएगा इस पे। एक ये राइट ट्रायंगल है, हमने यहां से इस पर कहीं पर भी एक ये लाइन ड्रॉ कर दी, हमने यहां से इस पर एक ये लाइन ड्रॉ कर दी, एक्यूट एंगल से एक लाइन ड्रॉ कर दी उसके अपोजिट साइड पर, A है, ये B है और ये C है, ये D है और ये। अभी मैं किसी भी पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने किसी मिड पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने कहीं पर भी एक लाइन ड्रॉ कर दी है, रैंडमली मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है, मैंने एक रैंडमली लाइन ड्रॉ कर दिया और मैंने फिर क्या किया, इसको मिला दिया। मैं तुम्हें पता मेनली क्या सिखाना चाहता हूं कि यहां पर दो हाइपोटेनस हैं, उनके बीच में देखने एक रिलेशन आएगा। AC और ED दो हाइपोटेनस है उनके बीच में, और ये जो दो लाइन है उनके बीच में एक रिलेशन सेटअप होगा। ये एक 90 डिग्री है। अब आप एक बताओ, पहले बात AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर होता है? यस होता है। ठीक है, छोटे वाले राइट ट्रायंगल पे आ जाओ। EB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर ED स्क्वायर होगा। अभी भी उल्टी आ रही है, उल्टी की दवाई रख। वही तो तेरे को दी थी मैंने, लेकर इनको प्लस कर दे। ठीक है, इनको प्लस कर दो भैया। हाँ ठीक है, तो देखो अगर मैं इनको जोड़ दूं दोनों को, और AB के साथ मैं रख दूं BD को, और EB स्क्वायर के साथ मैं रख दूं BC स्क्वायर को, इनको यहीं रहने दूं,
AC स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर। ठीक है, अब यार एक बात बताओ, खुद ही देखोगे आप, इन दोनों को देखो और इन दोनों को देखो। AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर AD स्क्वायर के बराबर है। EB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर वो EC स्क्वायर के बराबर है। और यहां से भी AC स्क्वायर प्लस में ED स्क्वायर आ रहा है। आ रहा है ना? तो आपको इस चीज से मैं क्या डायरेक्ट क्या सिखाना चाह रहा हूं, बड़े ध्यान से देखना। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में, सॉरी, इस राइट ट्रायंगल में 4 हाइपोटेनस है। कितनी? 4। देखो, है तो ये भी हाइपोटेनस, है तो ये भी हाइपोटेनस, है तो ये भी हाइपोटेनस, है ये भी हाइपोटेनस। 2 हाइपोटेनस एक दूसरे को काट रही हैं और 2 हाइपोटेनस एक दूसरे को नहीं काट रही हैं। समझ में आ रही है? 2 हाइपोटेनस एक दूसरे को काट रही है, 2 हाइपोटेनस एक दूसरे को नहीं काट रही है। तो जो 2 हाइपोटेनस एक दूसरे को काट रही हैं उनके स्क्वायर का सम, और जो 2 हाइपोटेनस एक दूसरे को नहीं काट रही है उनके स्क्वायर का सम बराबर है। उनके स्क्वायर का सम क्या है? बराबर है। याद रखना, जो 2 हाइपोटेनस एक दूसरे को काट रही हैं और जो 2 हाइपोटेनस एक दूसरे को नहीं काट रही हैं उनके स्क्वायर का सम बराबर है। इस पे प्रॉपर्टी वाइज क्वेश्चन आता है। आपको बता देता हूं, इस लास्ट और इस वीडियो को दोनों को 2-2 बार देखकर रजिस्टर में नोट्स बना लेना, और फिर जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको पता चलेगा कि सर ने इतनी मेहनत क्यों करी थी। इसी में एक और चीज खतरनाक, अब यही राइट ट्रायंगल है। अब मैं इसी राइट ट्रायंगल पर मिड पॉइंट पर लेकर आता हूं। यहां से मिड पॉइंट की जजमेंट हो रही है भैया, ध्यान। अब वो रैंडम था, ये मिड पॉइंट पर है। ठीक है, A, B, C, D और E। और इन दोनों को भी जोड़ देता हूं। इस समय यहां पर E, D are the midpoint of side AB and BC रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इस एक पॉइंट पर यहां पर मैं मिड पॉइंट दे रहा हूं। मिड पॉइंट होने से उस प्रॉपर्टी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर 2 प्रॉपर्टीज काम आई। वो प्रॉपर्टी तो है ही है कि AC स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर इज ऑलवेज बी इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। ठीक है, ये तो रहेगी, बट इसमें एक और बड़ी भयानक और बड़ी खतरनाक प्रॉपर्टी है जो डायरेक्ट पेपर में आ जाती है और फिर वो बच्चे को पल्ले नहीं पड़ती। तो उसको मैं ना, याद तुम कर पाओगे वो देख लेना, बट मैं उसको एक मेथड से सिखा रहा हूं। मान लो इस राइट ट्रायंगल को मैंने एक राइट ट्रायंगल मान लिया जिसकी साइड इसकी 6 है। तो 6 में ये 3 हो गई, ये 3 हो गई, और ये 8 है, ये 4 हो गई, ये 4 हो गई, और ये 10 है। ये हमने मान लिया। ठीक है, ये हमने इसकी साइडों को मान लिया भाई। अब आप एक बात देखो, सब सारी की सारी हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल लो यहां से पहले एक बारी, उसके बाद आपको वो प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि ये हम लोग कर क्या रहे हैं, वरना नहीं समझ नहीं आनी तुम्हारे को। ठीक है, आओ अब मैं यहां से पहले AD निकालने की कोशिश करता हूं। AD
लेंथ ऑफ एडी इससे, तो 6 का स्क्वायर है प्लस 4 का स्क्वायर है, 36 और 16 52 होते हैं। एडी की वैल्यू आ गई प्यारे भाइयों √52। अब मैं यहां से प्यारे दोस्तों मैं ईसी की लेंथ निकालने चाहता हूं, लेंथ ऑफ ईसी। तो 3 का स्क्वायर आएगा, 4 और 4 8 का स्क्वायर आएगा, 64 में 9 जोड़ दूंगा तो 73 आ जाए, √73 हो गया। आपको कुछ समझ में आ रहा है, कुछ पल्ले पड़ रहा है, तो कुछ तो दिख रहा है। और यहां से AC 10 है। सर बात आती है इन तीनों में एक रिलेशन है बढ़िया वाला। अगर मैं AD पे स्क्वायर करता हूं तो 52 मिलता है, अगर मैं EC पे स्क्वायर करता हूं तो 73 मिलता है, और अगर मैं AC पे स्क्वायर करता हूं तो 100 मिलता है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं, AD को स्क्वायर प्लस में EC का स्क्वायर जोड़ता हूं, तो 3 और 2 5 7 और 4 5 12 125 मिलता है, और अगर मैं AC को स्क्वायर करता हूं तो 100 मिलता है। अब ध्यान से सुनना, सर 125 को यदि मैं 4 से गुना कराऊं, इस पूरे को 4 से गुना कराऊं तो ये 500 आता है, और अगर मैं इसको 5 से गुना कराऊं तो ये भी 500 आता है। वैसे तो बहुत लंबा मेथड है इसकी प्रॉपर्टी को प्रूफ करना, मैंने ये वैल्यू से उठा लिया तो इजी हो गया। चेक किया तो मैं 500 500 और ये 5 है। तो सर इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि 5 टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर इट ऑलवेज बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। और इस पे क्वेश्चंस आए हैं पेपर में, आए हैं इस पे क्वेश्चंस पेपर में। आप इसका कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बात समझ में आई? तो आज की क्लास में मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीजें सिखाई हैं। तो प्लीज आपसे मेरी गुजारिश है, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं इन सारी की सारी प्रॉपर्टीज को एक जगह नोट कर लेना। 103 डिग्री फीवर में क्लास ले रहा हूं तो रिस्पेक्ट कर लेना मेहनत की मेरी भी। बहुत सारी चीजें आप लोगों को ब्रीफ करके सिखा दी है मैंने। अब हम क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, जय हिंद बच्चों।